नमस्कार। हम भू संतुलन की संकल्पना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने भू संतुलन का एक सामान्य परिचय, भू संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस तरह से किया गया है, उसकी आधारभूत संरचना, और उसके बाद में सर जॉर्ज एरी की संकल्पना के हमने अध्ययन किया। अब हम भू संतुलन की प्राट की संकल्पना का अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं भू संतुलन क्या है उसका एक सामान्य परिचय मैं पुनः दे देता हूँ। भूतल पर जो पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागर आदि जो पाए जाते हैं, इनके आकार में पर्याप्त जो अंतर हम लोग देखने को मिलता है, फिर भी ये आकृतियाँ भूतल पर स्थित हैं, जो इस प्रकार प्रकट करती हैं कि ये किसी एक निश्चित नियम के अनुसार ही संतुलित है। क्योंकि यदि इस तरह से संतुलित नहीं होती तो इनका जो वर्तमान रूप है, ये इनमें स्थित रहना ये बहुत कठिन हो जाता है। और जब कभी भी इस संतुलन में परिवर्तन होता है या कोई हलचल होती है तो भयंकर भू हलचल और भू परिवर्तन देखने को मिलता है। इसको हम एक सामान्य संतुलन का जो सामान्य रूप में अर्थ है वो इस तरह से है कि जो परिभ्रमण करती हुई जो पृथ्वी है कि ऊपर स्थित जो क्षेत्र हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, और जो गहराई में स्थित क्षेत्र हैं जैसे झील है, समुद्र आदि में भौतिक अथवा जो यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है, उसी को ही संतुलन की दशा के रूप में हम जानते हैं। और जो ये सबसे पहले जो संतुलन की अवस्था दी है, ये डटन महोदय ने 1889 में इसको अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुए हैं, इन्होंने संतुलन की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग किया, जिसको आइसोस्टेटिस शब्द के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में भू संतुलन जो सिद्धांत है, इसको प्रतिपादन करने के लिए सर जॉर्ज एवरेस्ट है हुए हैं। इन्होंने हिमालय के जो कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों के बीच में जो त्रिभुजीकरण और खगोलीय विधि से जो अंतर है, उसके आधार पर ही इन्होंने ये प्रयास किया कि किस तरह से जो ये आपस में संतुलन है ये आपस में स्थापित करते हैं, या कोई भी जो स्थल होता है या भूखंड होता है वो किस तरह से अपने आप को संतुलित अवस्था में बनाए रखता है। तो इससे पहले हमने सर जॉर्ज एरी की संकल्पना का अध्ययन किया, जिन्होंने ये माना कि जो विभिन्न जो भूखंड होते हैं वो अपने से एक नाव का उदाहरण दे देते हुए उन्होंने ये कहा कि उसका एक भाग ऊपर रहता है जो जल से ऊपर रहता है और 9 भाग धरातल के अंदर रहता है। उसी के आधार पर इन्होंने बताया कि विभिन्न जो स्तंभ होते हैं उनका घनत्व बराबर होता है और उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, क्योंकि वो 9 भाग उन्होंने धरातल के अंदर बताया, जो अपने आप में एक असंभव प्रतीत होता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान में प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और इस तरह जैसे हम एक हिमालय का उदाहरण लेते हैं, हिमालय 8,848 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसका यदि हम 9 गुना भाग यदि हम धरातल या पृथ्वी के अंदर माने तो वो 79,632 मीटर की गहराई पर पहुंच जाता है, जिसके आधार पर हम ये मान सकते हैं कि उतनी गहराई पर तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि वो जो भूखंड होता है वो अपने आप में पिघल जाएगा। तो ये इस मत की जब इसमें कुछ कमियां रही देखने को मिली तो प्राट महोदय ने अपनी तरफ से इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए नई अवधारणा का जन्म दिया, नई संकल्पना का जन्म दिया। प्राट महोदय ने बताया कि कल्याण तथा कल्याणपुर के लिए लिए गए अक्षांशीय माप के अंतर जो 5.23 थे को भली भांति पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने हिमालय की जो औसत गणना घनत्व है वो 2.75 मानकर उसकी जो आकर्षण शक्ति की गणना की, तो पता चला कि ये जो अंतर है जो 5.236 था, यह अंतर 15.885 इंच का होना चाहिए था। प्राट ने हिमालय की चट्टानी तथा समीपवर्ती जो मैदानों की चट्टानों के अध्ययन के आधार पर ये बताया कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम, पठारों का मैदानों से कम, मैदानों का घनत्व समुद्री तली से कम होता है, अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है, अर्थात ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात होता है। प्राट महोदय के अनुसार यदि हम देखें तो उन्होंने एक क्षतिपूर्ति तल होता है जिनमें उन्होंने लेवल ऑफ लाइन ऑफ कंपनसेशन या क्षतिपूर्ति रेखा के नाम से इन्होंने माना है। इनका ये मानना है कि इसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे जो भाग है वहाँ घनत्व में नीचे समान घनत्व होता है और उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है।
इनका ये मानता है कि एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता, परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट महोदय ने अपने प्रमुख मत जो यूनिफॉर्म डेप्थ इन द वेरीफाइंग डेंसिटी का प्रतिपादन किया। प्राट के अनुसार हम देखते हैं कि पृथ्वी में एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें घनत्व में अंतर पाया जाता है, और जो क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे धरातल के बराबर क्षेत्र के नीचे बराबर द्रव्यमान मास होना चाहिए। और इस तथ्य को उन्होंने एक उदाहरण द्वारा भी समझाने का प्रयास किया है, जो क्षतिपूर्ति रेखा के सहारे अपने आप को बनाए रखते हैं। हम देखते हैं कि समतोल रेखा के सहारे दो स्तंभ हैं, ए और बे के धरातली क्षेत्र बराबर है, परंतु उनकी ऊंचाई में पर्याप्त अंतर है। लेकिन दोनों का भार संतुलन के लिए एक कंपनसेशन रेखा के बराबर होना चाहिए। इक्वल मास मस्ट अंडरलाइन इक्वल सरफेस एरिया, क्योंकि इसके लिए ए स्तंभ का घनत्व कम है तथा बे स्तंभ का घनत्व अधिक होना चाहिए, ताकि दोनों का भार का जो संतुलन रेखा पर बराबर हो सके। इस प्रकार प्राट ने अपने मत का प्रतिपादन किया कि ऊंचाई तथा घनत्व का उल्टा अनुपात होता है। ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व होता है। हम देखते हैं कि प्राट के अनुसार घनत्व में अंतर केवल स्थल मंडल में होता है। पायरोस्फीयर और बेरोस्फीयर में ये अंतर नहीं होता है। इस प्रकार प्राट का जो विश्वास है वो तेराव के नियम लॉ ऑफ फ्लोटेशंस में न होकर क्षतिपूर्ति तल नियम लॉ ऑफ कंपनसेशन में था। और प्राट के अनुसार पृथ्वी के जो विभिन्न उचावच इसलिए रुके हैं कि उनके घनत्व में अंतर पाया जाता है, परंतु उनका भार संतुलन रेखा के सहारे बराबर होता है। इस प्राट के महोदय को हम निम्न चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इन्होंने कुछ धातु लिए हैं जिसमें चांदी, जस्ता, पायराइट, टिन, लोहा, निकल, तांबा, सीसा लिए हैं, और ये क्षतिपूर्ति तल के बाद में इनकी जो गहराई है वो बिल्कुल समान है, और उसके ऊपर जो उनकी ऊंचाई है वो काफ़ी बराबर मतलब ऊपर नीचे है, बढ़ाव उनमें उतार चढ़ाव है। तो हम इसको देखते हैं कि इसके बाद में जब हम देखते हैं कि बॉबी ने यह मत व्यक्त किया कि यदि प्रत्यक्ष रूप से तेराव के नियम में प्राट का विश्वास नहीं है, फिर भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उनके मत में भी इसकी झलक आती है। साथ ही जड़ का निर्माण के विचार की झलक प्राट के सिद्धांत में देखी जा सकती है। यदि प्रत्यक्ष रूप से प्राट यह नहीं मानते हैं कि बॉबी के अनुसार एरी और प्राट के मतों में प्रमुख अंतर इस रूप में भी है कि एरी ने बताया कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, केवल उनकी गहराई में अंतर होता है, जबकि प्राट ने बताया कि समान गहराई में घनत्व में अंतर होता है। इस तरह हम ये देखते हैं कि दो तरह के विचार हमारे सामने आ जाते हैं। एक विचार हम ये देखते हैं कि समान सभी जो स्तंभ होता है इनमें समान घनत्व होता है और इनकी गहराई में अंतर देखने को मिलता है, जो सर जॉर्ज एरी ने बताया। दूसरा जो हमारे सामने सिद्धांत है वो प्राट का सिद्धांत है, जो ये बताता है कि ऊंचा स्तंभ और कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि इनको एक घनत्व में अंतर हो सकता है, और ये क्षतिपूर्ति रेखा के बाद में समान रहते हैं। इनकी जो क्षतिपूर्ति लाइन है इसके ऊपर ये बराबर रूप से काम करते हैं, और ऊंचा स्तंभ कम घनत्व और नीचा स्तंभ अधिक घनत्व के आधार पर ये अपने आधार पर ये कार्य करते हैं। इस तरह प्राट महोदय ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की, और धरातल के जो उचावच है, जो भू संतुलन या भू के संतुलन को अपना आप में बनाए रखते हैं, उनको समझाने का एक स्पष्ट प्रयास किया, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण दिशा के रूप में कार्य करता है। धन्यवाद।